देहरादून में ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में विभागीय समीक्षा बैठक कर योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उत्तराखंड में के मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए 4 धाम मार्ग और पर्यटक स्थलों पर मिलेट्स आधारित बेकरी स्थापित की जाए, जिससे किसानों को बाजार और युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। बैठक में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रमों की तैयारियों, बीएमएम मानदेय बढ़ोतरी, हाउस ऑफ हिमालयाज उत्पादों की ब्रांडिंग समेत अन्य मुद्दों पर जोर दिया गया। तो सरकारी योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय समीक्षा बैठक की है और इस समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को ज़रूरी दिशा निर्देश दिए और इसके साथ ही मिलेट्स आधारित बेकरी स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पौड़ी में अधिकारियों के बैठने संबंधी निर्देशों पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि अधिकारियों को ज़मीनी स्तर पर मौजूद रहना चाहिए, लेकिन हकीकत ये है कि आपदा के समय अधिकारी नदारद रहते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि हाल ही में थराली और धराली जैसे क्षेत्रों में ना तो कोई कमिश्नर और ना ही आईजी स्तर के अधिकारी नजर आए, जिससे साफ है कि आपदा प्रबंधन को लेकर सरकार और प्रशासन दोनों ही निष्क्रिय बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं को समझने और समाधान करने के लिए अधिकारियों को पौड़ी सहित अपने अपने क्षेत्रों में मौजूद रहना चाहिए। बिल्कुल, और इसमें कोई भी गुरेज नहीं है। और अभी आपने देखा किस तरीके से धराली की मैं बात करूं या थराली की बात करूं, जो है जो कमिश्नर से लेकर आईजी गढ़वाल तक आपको वहां नज़र नहीं आए, वो नदारद थे। तो ये दर्शा रहा है कि अधिकारी भी आपदा प्रबंधन को लेके कितने जो है निष्क्रिय हैं, क्योंकि जब सत्ता में बैठे हुए लोग अपनी भूमिका सक्रिय रूप से नहीं निभा रहे हैं तो ये भी नहीं निभाएंगे। तो अगर आप बिल्कुल पहाड़ पर बैठेंगे तो वहाँ के लोगों की बात सुन पाएंगे। वैसे तो आप सुनते नहीं, आप पत्राचार के माध्यम से तो आपदा पीड़ित अपनी बात नहीं कहेंगे। तो अगर मैं कह रही हूँ कि पहाड़ के आप विधायक हैं और वहाँ के अगर आप गढ़वाल के कमिश्नर हैं या आईजी हैं, तो आपको बिल्कुल पौड़ी में बैठना चाहिए, लोगों की समस्याओं को सुननी चाहिए। और विधायक हैं जो विधायकों को भी मुझे लगता है ये आपदा का वक्त है, इस वक्त देहरादून में बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपने क्षेत्र में बैठे, अपनी जगह पे बैठे, वहाँ के लोगों की बात सुने, उनकी जो आपदा पीड़ित हैं उन तक जो है सहयोग पहुँचाने का कार्य करें, चाहे वो कोई भी विधायक हो, कांग्रेस के हो या भारतीय जनता पार्टी के। बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने कांग्रेस पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है और न उनकी कार्यशैली पर अभी भी संदेह है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस को पता है कि हाई फ्लड और क्लाउड ब्लस्ट जैसी आपदाएं कब आएंगी और इस दौरान परिसंपत्तियों की हानि कैसे रोकी जा सकती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पारदर्शी तरीके से केंद्र से उत्तराखंड के लिए विशेष पैकेज की मांग की है ताकि सरकारी और निजी संपत्तियों, किसानों और बागबानों की हानि का निवारण हो सके। उन्होंने आपदा में जान गंवाने वाले परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। साथ ही कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस कभी किसी कठिन परिस्थितियों में लोगों के साथ खड़ी नहीं हुई, बल्कि हमेशा ब्लैक गेम खेलती रहती है। भाई साहब देखिए, कांग्रेस के पास तो कोई एजेंडा है नहीं, ना उनकी कार्यशैली पे मैं तो अभी भी संदेह करता हूँ। आप बताइए कि पहले कह ले कि होगा क्या उनको पता है कि यहाँ फ्लड आएगा, यहाँ पे क्लाउड ब्लास्ट होगा, यहाँ पे कुछ परिसंपत्ति टूटेगी। हमने कहा भाई जो एक सही तरीके से, एक पारदर्शी तरीके से मुख्यमंत्री जी ने कहा है, अनुरोध किया है और केंद्र को जो है विशेष जो है उत्तराखंड के लिए पैकेज की बात करी। मुझे लगता है 5,000 प्लस करोड़ का जो है यहाँ पे उत्तराखंड के लिए जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने पैकेज भी डिमांड की है। और इसीलिए कि परीक्षण उपरांत कि जो यहाँ परिसंपत्तियों की क्षति हुई है, हमारी जो है चाहे गवर्नमेंट परिसंपत्ति हो, चाहे प्राइवेट परिसंपत्ति हो, किसानों की, बागवानों की, उन कृषकों की, और साथ साथ जो वो लोग
जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उन परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो है 24 आवर्स जो है वर्क कर रहे। तो कांग्रेस के पास उन्होंने कभी कहीं किसी आपदा में, किसी विषम परिस्थिति में कभी किसी के साथ खड़े हुए? उन्होंने कभी खड़े होने की उन्हें दम नहीं है। वो सिर्फ ब्लेम करेंगे। डेफिनेटली ब्लेम गेम तो खेलते ही। बीजेपी का जहां संगठन विस्तार को लेकर कार्यक्रम पूरे देश भर में चल रहा है, तो वहीं उत्तराखंड में भी मंडल और जिलों की कार्यकारिणी का गठन किया जा चुका है और नई टीम के गठन के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। जल्द ही प्रदेश कार्यकारिणी भी घोषित की जाएगी। साथ ही बात करें मंत्रिमंडल विस्तार की, तो राज्य नेतृत्व की केंद्र से बातचीत हुई है। ऐसे में नवरात्र और दिवाली में मंत्रिमंडल का विस्तार होने की संभावनाएं बन रही हैं। जनता पार्टी में संगठन विस्तार का कार्यक्रम पूरे देश भर में चल रहा है और हमारे प्रदेश में भी, चाहे हम मंडल की बात करें, मंडलों की कार्यकारिणी का गठन हो गया है, जिलों की कार्यकारिणी का गठन हो गया है। प्रदेश में नई टीम का गठन होना है, इसको लेकर के भी पूरी कसरतें पूरी कर ली गई हैं और जल्दी शुभ समय में हमारी जो प्रदेश कार्यकारिणी होगी उसकी भी घोषणा कर दी जाएगी। इसके साथ ही हमारे प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के भी कई पद रिक्त चल रहे हैं। इसको लेकर के भी प्रदेश नेतृत्व की, केंद्र नेतृत्व के साथ चर्चा वार्ता हुई है और मुझे लगता है कि नवरात्रों के आसपास या दीपावली के आसपास प्रदेश के अंदर मंत्रिमंडल का भी विस्तार होगा। हल्द्वानी में पुलिस की बदहाल व्यवस्था को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुद्धा पार्क में उत्तराखंड पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि आज पूरे उत्तराखंड के अंदर कानूनी व्यवस्था पूरी तरह से बदल चुकी है। हत्याएं, चोरी, बलात्कार जैसी घटनाएं लगातार हो रही हैं, लेकिन पुलिस उन पर अंकुश लगाने के लिए पूरी तरह से असफल दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराधी गुंडों के गैंग सक्रिय हो रहे हैं, जिनके ऊपर सफ़ेद रोष बीजेपी नेताओं का हाथ है। वहीं उप नेता प्रतिपक्ष वोम कापरी ने सरकार से भ्रष्ट अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करने की मांग की है। कांग्रेस हमेशा एक रहती है और इस समय जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन नंगा नाच कर रहा है उसके खिलाफ तो हम एक हैं, क्योंकि गरीब लोगों की जमीनों में कब्जे हो रहे हैं, किसान मारे जा रहे हैं, महिलाओं के संग अत्याचार हो रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे। अभी आपने एक रिपोर्ट देखी होगी महिला आयोग के संगठन की, उसमें क्या आया है। उसके अलावा एनसीआरबी की रिपोर्ट जो केंद्र सरकार का उपक्रम है, उसने तो पहले कह दिया कि 9 हिमालय राज्यों में उत्तराखंड महिला अपराध में पहले स्थान पर खड़ा है। आप देख लीजिए, 2 मंडल अध्यक्ष जमानत में बाहर हैं, इनके दूरसंघ के चेयरमैन जमानत में बाहर है। संतरेसा में 14 साल की लड़की का बलात्कार और हत्या भी ओबीसी सेल का सदस्य मुख्य आरोपी है बीजेपी का। अंकिता भंडारी के केस में वीआईपी का भी पता नहीं पुलकेदारिया इनके मंत्री का लड़का। तो तमाम ऐसे केसेस, भर्ती घोटालों में हाकम सिंह इनके मुख्य आरोपी जो है वो जिला पंचायत के सदस्य बीजेपी के, और पटवारी पेपर लीक में इनका मंडल अध्यक्ष मंगलौर हरिद्वार का मुख्य। देखिए, जब से भाजपा की सरकार उत्तराखंड में बनी हुई है, प्रदेश की कानून व्यवस्था एकदम लचर हो गई है। जो कानून के रक्षक हैं वही कानून के भक्षक हो गए हैं। हमारे प्रदेश में बलात्कार, लूट, हत्या, चोरी, डकैती जैसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार आंख बंद कर कर बैठी हुई है। मैं बात करूं हल्द्वानी बंद, कानून व्यवस्था इस प्रदेश में कैसी है, इनसे बड़ा आपने नहीं देखा होगा। वहां बैठे भी हो, उन्होंने जो जो बातें बोली, क्या बोल रहे थे, क्या बना रहे हो, मैं बोल नहीं सकता कैमरे में। कुछ बोला था ना उन्होंने, कुछ बना रहे हैं, वो बना रहे हैं लोग हमें। लेकिन उसके बाद बैकफुट में भी भगत दिखाई दिए। उन्होंने कहा था कि अब बैकफुट में तो अब फोन जब आएंगे देहरादून से, दिल्ली से, लेकिन असलियत तो आई गई ना सामने। अरे एक विधायक, इतने सीनियर विधायक, इतने सीनियर मंत्री, उनको बैठना पड़ रहा है सड़क पर, तो सोचिए कानून व्यवस्था क्या है। कानून व्यवस्था चौपट है, चाहे उधम सिंह नगर हो, नैनीताल हो, हरिद्वार। सब अधिकारी मस्त हैं, उगाई में लगे हुए। केवल एक ही काम है सरकार को, उगाई करके पैसा देना, क्योंकि हत्याएं आए दिन हो रही हैं। आप अखबार में, मीडिया में आपको पता चलता रहता होगा। अभी मेरे जसपुर में एक महिला घास काटने गई परसों रात,
और उसका कुंडल निकाल कर उसकी हत्या कर दी गई। अब 3 दिन हो गए, तो ये तो अपहरण, आपने जो यहाँ जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण की घटना देखी कि पुलिस के सामने वो लोग उधम सिंह नगर के थे जो यहाँ अपहरण करना है। देखिए किसके संरक्षण में वो पहाड़ तक पहुंचे, ये सोचने का विषय। खबर अंतर्राष्ट्रीय भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र बनबसा से है, जहां इन दिनों नेपाल में हुए बड़े जन जेड आंदोलन के बाद नेपाल बंद होने से भारत की सीमावर्ती बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। बता दें कि भारत के सीमावर्ती क्षेत्र जहां पर भारत नेपाल का एक अच्छा व्यापार चलता आया है, उन सीमावर्ती क्षेत्रों में इन दिनों नेपाल बंद होने से बाजार में प्रतिदिन 20 से 25 लाख रुपए के व्यापार का नुकसान व्यापारियों को हो रहा है। वह चाहे बनबसा, टनकपुर, मेलाघाट, झूलाघाट, पलिया, सभी जगह पर यही स्थिति बनी हुई है। वही बनबसा व्यापार मंडल अध्यक्ष भारत बिष्ट का कहना है कि भारत की तरफ से किसी प्रकार का कोई सीमा पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। भारत की तरफ से कस्टम खुले हुए हैं और हम चाहें तो सामान भेज सकते हैं, लेकिन नेपाल की तरफ से पूरा नेपाल बंद होने के कारण सामान नहीं जा सकता, जिसकी वजह से व्यापार में प्रतिदिन 20 से 25 लाख रुपए का बनबसा के व्यापारियों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं दुख व्यक्त करना चाहूँगा अपने, क्योंकि जो नेपाल में ये सब परिस्थितियाँ हुई आंदोलन की, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा जो नेपाल के साथ व्यवसायिक संबंध सन 1960 से जुड़ा हुआ है यहाँ बॉर्डरों का, चाहे नेपाल का बनबसा का हो, चाहे टनकपुर का हो, धारचूला का हो, गौरीफंटा का हो, अन्य सब नाके हैं जो सालों से व्यापार यहाँ करते हुए आ रहे हैं हम लोग। और इस विषम परिस्थिति को देखते हुए, और जो वहाँ जो बाज़ार हमारा इस समय कारोबार जो होता था 20 से 30 लाख रुपए पर डे का कारोबार जो होता था, वो बिल्कुल शून्य हो गया है। व्यापारी जो है इस समय पे जो है इस पर विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं, और आने वाले समय में भी जो नेपाल का प्रमुख त्यौहार हुआ करता था, होता है आपका दशहरा, दिवाली, भाई टीका, इस पर भी हम लोग का जो व्यापारी लोग का कारोबार कम से 40-50 लाख रुपए पर डे कारोबार होता था, जो आज की परिस्थिति देखते हुए बिल्कुल शून्य है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी दोनों सरकारें मिलकर इस स्थिति को उबारने के लिए प्रयत्न करें। खबर बागेश्वर से है, जहां स्वास्थ्य महानिदेशक सुनीता टम्टा ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की बैठक ली, जिसमें उन्होंने आगामी स्वास्थ्य पखवाड़े के सफल संचालन के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। बता दें कि स्वास्थ्य नारी स्वस्थ सशक्त परिवार अभियान के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रदेश भर के जिलों में स्वास्थ्य शिविर लगेंगे। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को ई-ब्राउज़र तैयार करने और नगर निकायों के वाहनों पर जिंगल्स के माध्यम से प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। देखो कि क्या क्या यहाँ तैयारियाँ हो रही हैं। तो इसी के तहत आज हम लोगों के डीएम साहब के ऑफिस में एक इंटर सेक्टोरियल मीटिंग हुई, और अभी जनप्रतिनिधियों के साथ मैं बैठी हूँ, और इनके साथ भी हमने अभी मीटिंग करी है कि किस तरह से ये पखवाड़े चलने हैं। और ये बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी के ये जन्मदिन से 17 सितंबर से शुरू होना है, और महात्मा गांधी जी के जन्मदिन तक 2 अक्टूबर तक ये चलेंगे पखवाड़े। और इसमें जो हमारे जो इंटीरियर में जो गांव में हैं हमारे जो लोग, उन तक भी हमारी स्वास्थ्य सेवाएं जो है पहुंचेंगी मेले के जरिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इनवाइट करेंगे कि ताकि वो इसका लाभ लें, और क्या क्या हमारी योजनाएं चल रही हैं उसके लिए जागरूक रहें, और क्या क्या हमारे जो और कार्यक्रम है कम से कम वो जाने। हालांकि हमारे जो धरातल में अभी CHOs भी हैं वहाँ पर जो ये कार्यक्रम चला रही हैं, तो इसको हम जब पखवाड़े के रूप में, एक मेले के रूप में मनाएंगे, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ आएँ और
ये स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सकें और उनके बारे में जागरूक करें। हरिद्वार के रोशनाबाद सिविल कोर्ट में साल की तीसरी लोक अदालत का आयोजन हुआ। जिला जज नरेंद्र दत्त ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित मुकदमों का निस्तारण आपसी सहमति और अभिस्वीकृति के आधार पर सर अभी देखिए, अभी फिगर्स तो आपका शाम तक आ जाएंगी, बट ये है कि इस टाइम हमने इसमें 15-16 बेंचेस बना रखी हैं, जिसमें हेडक्वार्टर में, बाकी आउटलाइन कोर्ट्स में भी हैं 2-4 बेंच हर आउटलाइन कोर्ट में बनी है। तो आपको एग्जैक्ट फिगर तभी मिल पाएंगी, बट ये है कि प्रयास यही कि जब हमने फर्स्ट राउंड ऑफ स्टेटमेंट सबमिट की थी ऑनरेबल हाई कोर्ट को, सालसा को, तो पूछा गया था आपने अब तक 1 तारीख तक कितने केस भेज दिए, तो उस टाइम हमारी फिगर 1500 थी। तो हमने आश्वासन दिया था हाईकोर्ट को कि इसको हम डबल या ट्रिपल करने की कोशिश करेंगे, तो उसी प्रयास में लगे। देखिए अभी क्या होता है। और जैसे अब तक जो मुझे पता चला, जैसे सीजीएम की कोर्ट में मैं भी राउंड लिया था आप लोगों के साथ, तो सीजीएम साहब ने मेरे को बताया कि उनकी कोर्ट में अब तक 550 केस कर चुके हैं वो कंपाउंड। तो सिमिलरली ऐसे जैसे मेरी कोर्ट में अरब 650 के करीब मेरी कोर्ट में हो चुका है, और जो MACT का है क्या बोलते हैं कंपनसेशन, वो 4.5 करोड़ करीब के लोगों को दिया जा चुका है। जैसे होता है चेक हो गया, चालान हो गया, एक्साइज के हो गए, बेसिकली जो पक्षकारों के बीच समझौता हो सकता है, उन्हीं केसों को लोक अदालत में लिया जाता है। इसमें ट्रायल केसेस वो नहीं होते कि जिनमें गवाह वाले होते हैं, सिर्फ कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं जिनमें समन किया जा सकता है। एक वर्ष 4 राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होता है, तो ये हमारे इस वर्ष की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत है। इससे पूर्व भी हमारी 2 राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित हो चुकी हैं। तो मैं बताना चाहूंगी कि उसमें जो हमारी फर्स्ट लोक अदालत थी, उसमें पूरे हमारे राज्य में हरिद्वार जनपद में सबसे ज्यादा मामले निस्तारित हुए थे। तब क्या कहते हैं लगभग 8,500 मामले निस्तारित एक दिन में हुए थे। ठीक उसी प्रकार जो हमारी प्रीवियस लोक अदालत थी, उस समय हमारे यहाँ से द्वितीय स्थान पर थे हम पूरे राज्य में, और हमारे 6,500 मामले एक दिन में निस्तारित हुए थे। इस बार भी आंकड़ा जो है, कोशिश तो यही रहेगी कि उस जो भी हमारा प्रीवियस आंकड़ा है उस तक पहुंचे या उससे ऊपर जाए। और भारतवर्ष में पूरे अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो पिछले 4 सालों का जो अगर हम वो देख रहे हैं, 4 जो हमारी पिछली राष्ट्रीय लोक अदालत है, उसमें उत्तराखंड नंबर 1 पर आ रहा है। तो बहुत अच्छी सफलता हमारे पूरे राज्य की तरफ से राष्ट्रीय लोक अदालत में जा रही है। खबर उधम सिंह नगर के बाजपुर से है। बता दें कि बीते वर्ष से बाजपुर के बेरिया रोड पर स्थित सब्जी बाजार में होते आ रहे रावण दहन स्थल को बदलने की प्रशासन द्वारा कवायद शुरू कर दी गई है। इसको लेकर रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों ने गहरी नाराजगी जताई है।